चेर्नोबिल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ये एक कहानी है इंसानी गलतियों की, एक खतरनाक डिजाइन की और साथ ही कुछ लोगों के अविश्वसनीय हौसले की। तो चलिए आज हम तह तक जाएंगे और जानेंगे कि उस एक मनहूस रात को असल में क्या हुआ था। तारीख थी 26 अप्रैल 1986 और घड़ी में बज रहे थे सुबह के 1:23। जगह थी चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4। इसी कंट्रोल रूम के अंदर एक मामूली सा सेफ्टी टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी तबाही में बदलने वाला था। जरा सोचिए, वहाँ काम करने वालों के लिए वो कैसा पल रहा होगा। एक आम सी रात अचानक पूरी तरह से काबू से बाहर हो गई। रिएक्टर के अंदर जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चल रहा था वो अब एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ने लगा था। और फिर जो हुआ उसने दुनिया को हिला कर रख दिया। इस धमाके से जो रेडिएशन फैला वो हिरोशिमा पे गिराए गए एटम बम से 400 गुना, जी हाँ 400 टाइम्स ज्यादा था। और बस इसी एक वजह ने चेर्नोबिल को दुनिया की सबसे भयानक न्यूक्लियर आपदा बना दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। ये समझने के लिए कि इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हुई, हमें पहले ये समझना होगा कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर एक गाड़ी की तरह है। इसका ईंधन यानी यूरेनियम गाड़ी का इंजन है। मॉडरेटर जो यहाँ ग्रेफाइट था वो है गैस पेडल जो रिएक्शन को तेज करता है। और सबसे जरूरी कंट्रोल रॉड्स, वो है गाड़ी के ब्रेक। तो ये कंट्रोल रॉड्स ही ब्रेक हैं। ये बोरॉन की बनी होती हैं और इनका काम है न्यूट्रॉन्स को सोखकर चेन रिएक्शन को धीमा करना। जितनी ज्यादा रॉड्स अंदर, रिएक्शन उतना धीमा। सिंपल है ना। और मॉडरेटर वो हुआ गैस पेडल। चेर्नोबिल में ये ग्रेफाइट से बना था। इसका काम था न्यूट्रॉन्स की रफ्तार को कम करके रिएक्शन को और तेज करना। ये ग्रेफाइट वाली बात याद रखिएगा क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं छिपा है। उस रात प्लांट के कर्मचारी एक सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे और विडंबना देखिए, ये टेस्ट ये जानने के लिए था कि अगर कभी पावर चली जाए तो क्या रिएक्टर खुद को सुरक्षित रख पाएगा। लेकिन ये टेस्ट पहले ही लेट हो चुका था और जो टीम इसे कर रही थी वो थकी हुई थी और अनुभवहीन भी। और यहीं से तबाही की रेसिपी तैयार होनी शुरू हुई। रिएक्टर की पावर अचानक बहुत ज्यादा गिर गई और उसे वापस बढ़ाने के चक्कर में ऑपरेटर्स ने एक के बाद एक सारे सेफ्टी नियम ताक पर रख दिए। एक और मुश्किल आ खड़ी हुई, ज़ीनॉन पॉइजनिंग। ये एक बाई प्रोडक्ट था जो रिएक्टर में एक अनचाहे ब्रेक की तरह काम कर रहा था, पार को बढ़ने नहीं दे रहा था। और इसी से निपटने के लिए उन्होंने वो जानलेवा फैसला लिया। उन्होंने असली ब्रेक यानी कंट्रोल रॉड्स को ही सिस्टम से बाहर निकाल दिया। देखिए, नियम साफ कहता था कि रिएक्टर में किसी भी हालत में 15 से कम कंट्रोल रॉड्स नहीं होनी चाहिए, पर उन्होंने कितनी छोड़ी थी? सिर्फ 8। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन रुकिए, इंसानी गलती तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थी। असली विलन तो रिएक्टर के डिजाइन में ही छिपा बैठा था। एक ऐसी खामी, एक ऐसा राज जिसके बारे में उस कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर्स को कोई अंदाजा ही नहीं था। जरा एक पल के लिए सोचिए कि क्या हो अगर आप अपनी गाड़ी का ब्रेक दबाएं और वो रुकने की जगह 1 सेकंड के लिए और तेज हो जाए। सुनने में पागलपन लगता है ना? पर चेर्नोबिल के आरबीएम के रिएक्टर के सेफ्टी सिस्टम में ठीक यही जानलेवा खामी थी। जब ऑपरेटर्स को लगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है तो उन्होंने इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाया। उन्हें लगा कि वो ब्रेक लगा रहे हैं, पर हुआ ठीक उल्टा। उन कंट्रोल रॉड्स की नोक ग्रेफाइट से बनी थी। याद है गैस पेडल? तो ब्रेक लगाने पर पहले कुछ सेकंड्स के लिए रिएक्शन और तेज हो गया और उसी पल रिएक्टर फट गया। ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। पहले एक भाप का धमाका हुआ और उसके कुछ ही सेकंड बाद एक दूसरा महाविनाशक विस्फोट। उसने 1000 टन वजनी कंक्रीट और स्टील के ढक्कन को किसी खिलौने की तरह हवा में उछाल दिया और रिएक्टर का जलता हुआ रेडियो एक्टिव दिल पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। लेकिन धमाका तो इस त्रासदी की सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो कहानी सामने आई वो हैरत अंगेज बहादुरी, सरकारी इनकार और दशकों तक चलने वाली एक भयानक मानवीय और पर्यावरणीय तबाही की कहानी है। जो लोग सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे वो असली हीरो थे। फायर फाइटर्स जो उस अदृश्य दुश्मन यानी रेडिएशन से लड़ रहे थे जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं था। और वो 3 इंजीनियर्स जिन्होंने एक और बड़े धमाके को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और रेडियो एक्टिव पानी में कूद गए।
शायद उनके इस काम ने पूरे यूरोप को बचा लिया। और इतनी बड़ी तबाही के बाद सरकार की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? इसे छिपाने की कोशिश। दुनिया को इस बारे में तब पता चला जब स्वीडन के रेडिएशन सेंसर बजने लगे। सच को छिपाने में की गई ये देरी हजारों लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। इसकी इंसानी कीमत बहुत भारी थी। 28 फायर फाइटर्स की कुछ ही हफ्तों में मौत हो गई। लगभग 2 लाख सफाई कर्मचारी, जिन्हें लिक्विडेटर्स कहा जाता था, उन्हें भयानक रेडिएशन का सामना करना पड़ा। और सालों बाद दूषित दूध पीने की वजह से हजारों बच्चों में थायराइड कैंसर के मामले सामने आए। अब जरा आर्थिक नुकसान की बात करते हैं। लगभग 235 अरब डॉलर। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इसने सफाई, लोगों के पुनर्वास और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होकर सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस आपदा ने सोवियत संघ के पतन में एक बड़ी भूमिका निभाई। उस तबाह हुए रिएक्टर को काबू में करना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहले एक अस्थायी ढांचा बनाया गया जिसे सरकॉफेगस कहते हैं, और अब एक विशाल नई शील्ड जिसे न्यू सेफ कन्फाइनमेंट कहा जाता है, अगले 100 सालों के लिए उस जहर को दुनिया से दूर रखने का काम कर रही है। आज वो जगह जिसे एक्सक्लूजन जोन कहते हैं बड़ी अजीब है। एक तरफ डरावनी तो दूसरी तरफ हैरान करने वाली। इंसान तो वहां से चले गए, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में प्रकृति ने वापसी कर ली है। जानलेवा रेडिएशन के बावजूद वहां जंगली जानवर फल फूल रहे हैं। चेरनोबिल की कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी है, और जाते जाते ये एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि प्रकृति तो धीरे धीरे अपने जख्म भर रही है, पर क्या हम इंसानों ने इस तबाही से मिला सबक वाकई सीखा है?